हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बिदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ संजीवनी सीरीज का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं जो अपकमिंग एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो यदि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को डैश के तहत उनके सीटों के आरक्षण से बदल दिया जाता था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 17/6/2022 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूना समझौता। और इसकी डिटेल देख लेते हैं। हर क्वेश्चन को हम विद डिटेल यहां पर समझेंगे। 26 सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इसके द्वारा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने दलितों के पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और बदले में स्थानों के आरक्षण की बात को स्वीकार कर ली। प्रांतीय विधानसभाओं में उसके आरक्षित स्थान 71 से बढ़ा करके 148 कर दिए गए, जबकि केंद्रीय विधानसभाओं में कुल 18% स्थान मिला। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच। पूना पैक्ट ब्रिटिश सरकार के विधानमंडल में चुनाव सीटों के आरक्षण के लिए दलित वर्ग की ओर से 26 सितंबर 1932 को यरवड़ा सेंट्रल जेल पूना में M.K. गांधी और बी.आर. अंबेडकर के बीच एक समझौता था। इसके अंतर्गत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता का संबंध किससे था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण, इससे संबंधित था पूना समझौता। चौबीस सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते द्वारा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा दलित वर्गों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में 147 सीटें आवंटित की गईं, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया तथा केंद्रीय विधायिका में कुल 18% दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1932 में। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच पुणे की यरवड़ा जेल में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी सांप्रदायिक पंचायत के विचार को त्याग दिया गया। देखिए वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा घुमा कर। किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही जवाब है 1932। नेक्स्ट, पूना समझौते पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, M.K. गांधी और बी.आर. अंबेडकर ने। कब की बात है ये बात है 24 सितंबर 1932 की, जब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बी.आर. अंबेडकर के बीच।
अगला क्वेश्चन, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती देवी बोस और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा जो गुजरात में तथा वर्ष 1939 में त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1938 में। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। निर्वाचित होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया। इसकी नीति गांधीवादी विचारों के अनुकूल नहीं थी। वर्ष 1939 में बोस फिर से अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से पत्र दे दिया और कांग्रेस के भीतर 1939 में एक गुट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे। उन्हें मॉन्डले जेल यानी 1924 में भेजा गया था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन जो 1921 में हुआ था इसमें पार्टिसिपेट लिया। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक के संपादन का कार्यभार संभाला। वे संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की अस्थाई सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद के गठन की घोषणा की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थाई सरकार के गठन की घोषणा की थी। इस सरकार की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन सिंह ने। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया गया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे। वे सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु तथा चित्तरंजन दास को राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सहगल ढिल्लों शाह नवाज मुकदमों के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने उन पर लाल किले में मुकदमा चलाया। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद बचाव समिति की स्थापना की।
बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया था। उनका सहयोग करने के लिए तेज बहादुर सप्रू और के.एन. काटजू और जवाहरलाल नेहरू ने अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सरदार गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शहनवाज को एक संचित मुकदमे के बाद फांसी की सजा सुनाई गई। जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वायसराय ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर तीनों की सजा माफ कर दी। 3 IANA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई ट्रायल्स के समय वकील कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भूलाभाई देसाई। सन डैश में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में किया था। इन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद की अस्थायी सरकार की नींव रखी। नेताजी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा महिलाओं के लिए झांसी ब्रिगेड गठित की। आज़ाद हिंद फौज म्यांमार के रंगून प्रदेश को जीतते हुए भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश कर गई और 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण करने के बावजूद आज़ाद हिंद फौज की सेना ने हार नहीं मानी। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ये इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। तत्पश्चात 28 मार्च 1942 ईस्वी को टोक्यो में रह रहे भारतीय रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन पर पुनः विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। इस प्रकार सितंबर 1942 में औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 में। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शहीद और स्वराज द्वीप। आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस के द्वारा। देशबंधु नवयुवक का गठन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरुपुर कुमरन ने। तिरुपुर कुमरन। देशबंधु नवयुवक संघ का गठन तिरुपुर कुमारन ने किया था। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की कमांडर थी। भारत सरकार ने लक्ष्मी सहगल को 1998 में
पद्म विभूषण से सम्मानित किया। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। उन्होंने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। उन्नीस में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास आयंगर। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। इस लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल ने। भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। अगला क्वेश्चन है, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल। अब जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चंस होंगे कैबिनेट मिशन से रिलेटेड। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लेबर पार्टी। ऑप्शन डी कौन सा है? लेबर पार्टी। ये कब की बात है? जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय इंग्लैंड में राजनीतिक दल सत्ता में था, वो था लेबर पार्टी। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के वक्त इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी जिसके तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। लेबर पार्टी की स्थापना 1900 में हुई थी। उल्लेखनीय है कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन साइमन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बाकी देखिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने 19 फरवरी 1946 ईस्वी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया है। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचे कैबिनेट मिशन के सदस्यों में स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था जिसमें 10 सदस्य शामिल थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें कितने सदस्य? 3 सदस्य शामिल थे। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एबी अलेक्जेंडर
जो नौसेना के प्रमुख थे। इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत। 31 दिसंबर 1947 की स्थिति के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों के राज्यवार की संख्या मद्रास में 49, बंबई में 21, पश्चिम बंगाल में 19 और संयुक्त प्रांत में 55। कैबिनेट मिशन डैश वर्ष में भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1946 में। प्रधानमंत्री इटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर एक भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की और 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया। इस शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एबी अलेक्जेंडर थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना तहत वर्ष 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में डैश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्धा में। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया था। इस प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में मंजूरी मिली। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला है AICC, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के बंबई अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा गया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। इसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो एवं करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। नेक्स्ट, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को बैठक में पास किया गया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत ने स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका की। इस आंदोलन के बाद निम्न में से कौन सी घटना हुई?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन 1946 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई। कैबिनेट मिशन 1946। रोलेट बिल 1919। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ऑल इंडिया या मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। स्पष्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जबकि दी गई अन्य सभी घटनाएं उससे पहले की हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश के अधिवेशन में किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉम्बे। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद हुआ था, जो महात्मा गांधी के आह्वान पर 9 अगस्त 1942 को समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई तत्कालीन बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया। यह सत्र 1942 में डैश महीने में शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अगस्त। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकृति दी गई। नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी। गांधी जी के ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया और 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत बंबई शहर से हुई। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। करो या मरो का नारा दिया और गांधी जी ने मुंबई के ही कांग्रेस अधिवेशन में दिया। और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने डैश में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंबई में। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।